स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा। जी हां, और एक्शन भरपूर रहने वाला है अगले आधे घंटे। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 7 अंक नीचे है, तो देखना होगा रुपए की आज ओपनिंग किस तरह की होती है, खासतौर पर क्योंकि बड़ा इवेंट शनिवार को हमें देखने को मिला। उर्जित पटेल जी को आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो देखेंगे आज रुपए की ओपनिंग किस तरह की होती है। हम आपको कुछ देर में ये भी बताएंगे कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। स्टॉक 2020 में दो कप्तानों के बीच में जो आज मुकाबला हुआ था, उसमें कौन से 20 स्टॉक्स आज आपको इंट्राडे के लिए सुझाए गए थे, ये भी बताने वाले हैं। और इक्विटी मार्केट की ओपनिंग पर तो होगी हमारी नजर। आप देखिए इस समय एशियाई बाजार मिले जुले से संकेत दे रहे हैं। हांगकांग के बाजार जो घंटे भर पहले ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, अब वहां पर कमजोरी बढ़ने लगी है। तो ज्यादातर बाजार देखिए थोड़ी गिरावट की तरफ आज दिखा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और इसलिए एसजीएक्स निफ्टी कुछ खास अच्छा प्रदर्शन दिखा नहीं पा रहा है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ। संदीप वागले साहब स्टूडियो में है, अविनाश गुरश्कर जी भी स्टूडियो में है, और गौरव बिस्सा भी हैं। मानस जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानस हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहूंगा आपके टॉपिक्स आज के लिए क्या है। सेल में और तेजी करने की बात आपने कही है। वोल्टास भी देख रहा हूं, आप कह रहे हैं कि यहां पर ही खरीदारी करनी चाहिए। कौन से लेवल्स दिख सकते हैं यहां पर आज? देखिए, सेल में बाई करने का रीजन एक बहुत ही क्लियर है कि अगर आप फ्राइडे के सेशन में देखिए तो काफी मेटल स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। सेल ऑलरेडी 2 दिन पहले ही उसने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, और जिस तरह का ब्रेकआउट हमें फ्राइडे को देखने को मिला है, मैं समझता हूं यहां से भी एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। 52.50 के टारगेट सेट करें और 48 के स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक वोल्टास है, जहां पर बहुत ही क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो 375 के आसपास था, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूं कि यहां पर भी ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी। 395 तक के टारगेट सेट करें, 375 का स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए, तो ये तमाम शेयर हैं वोल्टास, सेल जैसे स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। संदीप वागले जी ने कुछ देर पहले आपको बताया था कि टोरेंट पावर में खरीदारी करें। प्राज, केटीके बैंक और एवररेडी, ये शेयर भी आपकी लिस्ट में है सर। क्या टारगेट्स दिख सकते हैं आज? हेमंत, एवररेडी में मैं 259 के स्टॉप लॉस से 282 के टारगेट के लिए लेने की सलाह दूंगा। केटीके बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसमें 147 का स्टॉप लॉस होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 165, और प्राज में 87 का स्टॉप लॉस होगा और 102 का टारगेट होगा। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्राज, एवररेडी, कर्नाटका बैंक, केटीके बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और टोरेंट पावर, ये है संदीप के पसंदीदा शेयर। मानस ने बताया सेल, वोल्टास पर रखी नजर, और अविनाश गुरश्कर कह रहे थे कि नजर होनी चाहिए बैंक्स पर। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये इनके टॉप पिक्स हैं। फिलहाल आप देखिए जितनी कमजोरी के संकेत एसजीएक्स निफ्टी दे रहा था, उतनी कमजोरी के साथ भारतीय बाजार खुलने के मूड में नहीं है, बल्कि एक मिक्स सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 100 अंक ऊपर इस समय आपको सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो देखना होगा कि ये सेटल किस लेवल पर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट नजर रहेगी आज रुपए की ओपनिंग पर, वो किस तरह की होती है। बहरहाल पीएसयू बैंक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है। प्री ओपनिंग ट्रेड में आईटीसी देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो अगर आज कुछ रेट सेंसिटिव ठंडा कारोबार करते हैं तो ये स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक प्री ओपनिंग सेशन में तो हर्षदा ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मजबूती के साथ ही कारोबार हो रहा है यहाँ पर। जी हाँ, निजी बैंकों में कुछ स्ट्रेंथ, और टेक्नोलॉजी में एचसीएल टेक रेडार पर आ रहा है करीब 2% ऊपर। एशियन पेंट्स, वो कंजम्पशन स्टोरी शायद फोकस में आती हुई दिखाई देगी। आईटी के साथ साथ, आईटीसी के साथ साथ इन दोनों काउंटर्स में एक्शन। पावर, टाटा पावर, टाटा स्टील में भी कुछ बढ़त के साथ ही कारोबार की शुरुआत होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर, ये काउंटर 6% तक की छलांग लगाकर खुलता हुआ दिखाई दिया है। फोर्टिस मल्हार भी रेडार पर रहेगा। ऑफ कोर्स उस डीमर्जर के अपडेट के बाद तो ये कुछ काउंटर्स रहेंगे जिस पे आज नजरें रहेंगी। लेकिन रुपए की ओपनिंग हो चुकी है हर्षदा, और देखिए ये कमजोरी के नोट पर हुई है, और पिछले कुछ दिनों से देखिए रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। 67 का स्तर तोड़ा था इसने शुक्रवार को, अब 67.19 पर ये खुला है, तो रुपया कमजोर हो रहा है। एक महीने के निचले स्तर पर रुपया इस समय ट्रेड करता हुआ, तो रुपए के लिए कोई राहत की बात नजर आ नहीं रही है। तो लग रहा है जो ब्याज दरें घटने की उम्मीद बाजार लगाकर चल रहा था, वो थोड़ी फीकी पड़ती हुई दिख रही है। तो देखना होगा रुपया अब यहां से किस तरह से आगे कारोबार करता है। बहरहाल आज रुपए की ओपनिंग कमजोर होती हुई नजर आ रही है। चलिए अपने बाकी के एक्सपर्ट्स की पिक्स भी ले लें। टाटा केमिकल, पीआई इंडस्ट्रीज, क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स। अविनाश, ये आपको पसंद है आज के लिए?
नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं समझता हूँ फूड और एग्री स्पेस में टाटा केमिकल्स और पीआई इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में जिस प्रकार का 7th पे कमीशन का न्यूज फ्लो आया कि अगस्त में काफी पैसा रिलीज होगा, इसका भी इम्पैक्ट ड्यूरेबल सेक्टर पे पॉजिटिवली होगा। और यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कोई भी अगर गिरावट आज बाजार में दिखती है तो ये खरीदने का मौका होगा। चलो, तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज जहां पर आज आप गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चले। और ऐसे ही हमने भी आपके लिए तलाशे थे कुछ काउंटर जिसमें आज पूरा एक्शन देखने को मिलेगा बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक 2020 में। तो देख लेते हैं आज वो कौन से 10 शेयर हैं हमारे कैप्टन्स की टीम। मेरी टीम पे देखिए पूरी तरह से खरीदारी फोकस। आईएलएफएस इंजीनियरिंग ऑर्डर की खबर है, मामाया स्टील मूडीज की रिपोर्ट पर रिएक्ट करेगा। डीसीडब्ल्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ी, इस पर खरीदारी। इंडिया सीमेंट प्राइसिंग बढ़ने वाली है, रिजल्ट अच्छे आए हैं। कॉस्मो फिल्म्स हॉलैंड की यूनिट बेच रहे हैं। वहीं डिपेंडेबल तौर पर ओबेरॉय रियल्टी बेहतर नतीजों पर रिएक्ट करेगा। ज्योमेट्रिक सॉफ्ट मर्जर की खबर है और एसबीआई की जो री रेटिंग हो रही है पूरी मर्जर के बाद, वो एक बड़ा पॉजिटिव है। फ्री हिट हमने लिया है फोर्टिस मलार हॉस्पिटल, जो एक वैल्यू है, जैकपॉट है जो आपको खुलता हुआ दिखेगा। और एमसीएक्स में हेजर्स की लिमिट बढ़ाई गई है, वो एक पॉजिटिव खबर है। मेरी टीम पर नजर आ रही है 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। और शुरुआत के 3 बल्लेबाज देखिए, डेल्टा कॉप, एफटेक, एस्कॉर्ट्स हर रोज नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लगा रहे हैं और हर रोज हमारे सिलेक्टर्स कहते हैं यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज भी उसी राय के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑयल एंड गैस कंपनियों में 2 कंपनियां पसंद हैं, एक तो महानगर गैस और दूसरा आईओसी। 1:1 के बोनस की एक्सपेक्टेशंस के चलते यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। आज बीपीसीएल के नतीजे भी आने वाले हैं। डिपेंडेबल का दर्जा सिलेक्टर्स ने डीबी रियल्टी को दिया है। ओबेरॉय ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स पेश किए हैं और 2 डिफेंस कंपनियों को भी टीम में शामिल किया है, वालचंद नगर और रिलायंस डिफेंस पर रखी नजर। फ्री हिट का दर्जा दिया है जीएचसीएल को और गुजरात एल्कली को भी फायदा मिलेगा। सरकार ने जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद कास्टिक सोडे के ऊपर 1 साल के लिए और बढ़ा दी है, ये सेक्टर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो ये थे आज के स्टॉक 2020 के पिक्स। इसमें पूरा एक्शन बनने के पूरे आसार दिख रहे हैं आज की ओपनिंग के साथ ही। लेकिन अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम कमाई का जैकपॉट शेयर आशीष वर्मा के साथ। एक ऐसा स्टॉक है आज हमारे रडार पर जो लंबे अरसे बाद वापस मोमेंटम में आ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं मर्केटर की। ये कंपनी पहले मर्केटर लाइंस के नाम से जानी जाती थी और पहले सिर्फ एक शिपिंग का कारोबार था और ओवर द इयर्स बहुत स्मार्टली इस कंपनी ने डाइवर्सिफाई करा और आज कहा जाता है एक एनर्जी फोकस कंग्लोमरेट है ये कंपनी। यानी कि ना सिर्फ शिपिंग बल्कि ड्रेजिंग, कोल, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में भी इस कंपनी का तगड़ा एक्सपोजर है। बेहद डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है। FY16 का रेवेन्यू मिक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा इस कंपनी का और डिटेल में आपको इस कंपनी का मैं कारोबार समझाता हूं। सबसे पहले ऑयल एंड गैस स्पेस की बात करेंगे, जहां पे इस कंपनी का अपस्ट्रीम सेक्टर में प्रेजेंस है, जिसमें ब्लॉक ओनरशिप है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है और तमाम सेवाएं ये कंपनी मुहैया कराती है। इस कंपनी का खुद का फ्लोटिंग प्रोडक्शन यूनिट है जिसे ये ओन और ऑपरेट करती है और इस समय ये नाइजीरियन वाटर्स में डिप्लॉयड है एफिशिएंटली। इसके अलावा इस कंपनी के पास 4 ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स हैं, जिसमें 2 गुजरात के कैम्बे बेसिन में और 2 ब्लॉक्स म्यांमार के शैलो ऑफशोर वाटर्स में हैं। इंटरनेशनली इस कंपनी का ऑयल इंडिया और कुछ और प्लेयर्स के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, करार कर रखा है। जो गुजरात के ब्लॉक्स हैं उसमें 100% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है इस कंपनी का और म्यांमार ब्लॉक्स में जहां पे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इस कंपनी के 25% का पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है। पिछले साल 2015 में इस कंपनी ने घोषणा करी थी कि जो गुजरात के ब्लॉक्स हैं वहां पे ऑयल डिस्कवरी हुई है। अब कहा जा रहा है पूरा सब्सटैंशियल टेक्निकल वर्क पूरा हो चुका है, सरकार से हरी झंडी अवेटेड है, फंड्स ऑलरेडी टाई अप कर रखे हैं और जल्दी जैसी हरी झंडी आएगी शायद इस साल के अंत तक वहां से प्रोडक्शन की कंपनी शुरुआत करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो म्यांमार के ब्लॉक्स हैं वहां पे टेक्निकल स्टडीज इस समय प्रोग्रेस कर रही हैं और ओएनजीसी के लिए कंपनी एक लार्ज ईपीसी प्रोजेक्ट इस समय एग्जीक्यूट कर रही है। ये तो इस कंपनी का ऑयल एंड गैस सेक्टर था। दूसरा जो सेगमेंट है इस कंपनी का वो है ड्रेजिंग का कारोबार और हाल में इस कंपनी ने 2 नए ड्रेजर्स एक्वायर करे हैं, अपनी फ्लीट को सब्सटैंशियल इंक्रीज कर लिया है। अब इस कंपनी के पास कुल 9 ड्रेजर्स हैं जो कि देश के तमाम मेजर पोर्ट्स में सेवाएं मुहैया कराने का काम करते हैं, जिसमें मुंबई नेवल डॉकयार्ड, पैराडीप पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कंडला पोर्ट ट्रस्ट और इनफैक्ट टाइपेई पोर्ट जैसे तमाम पोर्ट्स में इस कंपनी के ड्रेजर्स कार्यरत हैं और यही वो ड्रेजिंग का कारोबार है जिसका बहुत सिग्निफिकेंट स्कोप है आगे चलते हुए। आपको याद होगा इंडियन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार डेवलप करना चाहती है, जिसमें कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने की बात है। मार्केट साइज ड्रेजिंग का सब्सटैंशियली कहा जा रहा है आगे चलते हुए इंक्रीज होगा।
तमाम टेंडरिंग की शुरुआत हो चुकी है और ये कंपनी भी कॉन्फिडेंट है कि तगड़े टेंडर्स बैक करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ध्यान रखिए मार्केट लीडर है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के बाद देश की सबसे बड़ी ड्रेजिंग के स्पेस में एक कंपनी है। तीसरा डिवीजन है इस कंपनी का कोल डिवीजन, जहां पे कंपनी इंडोनेशिया में कई कोल ब्लॉक्स ओन और ऑपरेट करती है, जिसपे कोयला जो है स्पॉट इंडेक्स बेसिस पे बेचा जाता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है मार्जिन्स पे। और इस समय कोयला इंटरनेशनली सबसे हॉट कमोडिटी है। जो बेंचमार्क है ऑस्ट्रेलियन कोल प्राइसेस, उनमें हमने पिछले कुछ महीनों में 35% का उछाल आता हुआ देखा है। तो इस कंपनी को उस खबर का भरपूर फायदा मिलेगा। हर महीने ये कंपनी 1 लाख से 1.5 लाख टन कोयला निकालती है, तो $1 का इंपैक्ट सब्सिक्वेंटली बॉटम लाइन में उतना ही तगड़ा इंपैक्ट दिखाएगा। इसके साथ साथ मोजाम्बिक में भी इस कंपनी के पास माइनिंग लाइसेंसेस है। चौथा, और जिस कारोबार से हम इस कंपनी को जानते पहचानते थे, वो है शिपिंग कारोबार, जिसमें एक कंपनी तमाम कमोडिटीज रेंजिंग फ्रॉम कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लिक्विड गैस से लेके बल्क कमोडिटीज जैसे कि कोयला, उसको अपने तमाम नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इस कंपनी की खुद की एक वीएलसीसी वेरी लार्ज क्रूड कंटेनर है, एक खुद का वीएलजीसी वेरी लार्ज गैस कंटेनर है, 4 मीडियम रेंज टैंकर्स हैं, 2 पैनामैक्स हैं, एक एफ्रोमैक्स ऑयल टैंकर है इस कंपनी का, और आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपी, बीजी जैसी कंपनीज को ये ग्लोबली सर्विस करने का काम करती है। ओवर द इयर्स ये बिजनेस ट्रांसफॉर्म हुआ है। FY12 में ड्रेजिंग ऑयल एंड गैस से कुल आय का सिर्फ 9% आता था, और FY16 बीते फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों सेगमेंट से कुल आय का 1/3 33% रेवेन्यूज आते हैं। मैनेजमेंट जानता है कि इवेंचुअली साइज अटेन होंगे तो ये बिजनेसेस डीमर्ज होते हुए नजर आएंगे। तो एक बेहतरीन बिजनेस जो आगे शायद डीमर्जर का पोटेंशियल, वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल देता है। पर इतना बेहतरीन बिजनेस होने के बावजूद ये कंपनी कुछ सालों से लॉसेस क्लॉक कर रही थी। ध्यान रखें, ग्लोबली हमने देखा था शिपिंग साइकिल में एक डाउनटर्न आया था, और सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी बल्कर डिवीजन से। बल्कर डिवीजन होता है नॉन लिक्विड कार्गो, यानी कि ओर, कोल, ग्रेन्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और शिपिंग साइकिल में जो डाउनटर्न आया था उस पर बड़ा तगड़ा इंपैक्ट था। आपको याद होगा 2008 में बाल्टिक डाई इंडेक्स, जो कि रेट्स होते हैं वो तय करता है ग्लोबली, अपने हाईस पे था 11,000 के लेवल्स के ऊपर, और जो इस साल पे गिर के 250 के लेवल्स पे आ गया था। इस कंपनी का जो बल्क डिवीजन आता है, जो बल्कर डिवीजन था, उस मर्केंटाइल लाइन सिंगापुर, जो कि सिंगापुर लिस्टेड एंटिटी थी, वो कार्यरत थी उस कामकाज में। लॉसेस हुए, 1,000 करोड़ रुपए का डेट हो चुका था बुक्स पे, और फाइनली इस कंपनी ने अपने रीजिंग एक्सरसाइज के जरिए इस साल जनवरी में वो कारोबार को बेच दिया। सिर्फ $3 सिंगापुरियन में कारोबार बेचा गया। क्यों? क्योंकि नेटवर्थ नेगेटिव थी, 1,000 करोड़ रुपए का लॉस जो था, बैलेंस शीट पर डेट जो था वो कम हो गया इस कारोबार को बेचने के बाद। अब इस कंपनी की बुक्स में महज 2,600 करोड़ रुपए का डेट है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट अगले 2 सालों में 400-500 करोड़ रुपए डेट कम कर लेंगे। कैसे? क्योंकि अब ऑपरेशनली बिजनेस बेहतरीन हो गया है। Q1 के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आय में कमजोरी आई थी, क्योंकि ध्यान रखिए एक डिवीजन इस कंपनी ने बेच दी है, पर उसके बाद एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए, इस कंपनी के EBITDA में 38% का उछाल, मार्जिन्स 1100 बेसिस पॉइंट सुधर गए, और ये कंपनी 58 करोड़ के घाटे से अब 22 करोड़ रुपए का मुनाफा क्लॉक कर रही है। 1250 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का इस कंपनी में 40-41% का स्टेक, विदेशी संस्थागत निवेशक 13% इस कंपनी का ओन करते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसको आप तमाम सेगमेंट्स में तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तमाम सेगमेंट्स बहुत फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट नजर आते हैं, और मेरे ख्याल से कई सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद फाइनली ये कंपनी का कारोबार सुधरता हुआ नजर आ रहा है। रडार पर रखें इस कंपनी को। तो मर्केंटाइल लाइंस वो स्टॉक जहां पर डेफिनेट आगे लॉन्ग टर्म बेसिस पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, और प्री ओपन सेशन में भी हमने देखा एक मजबूत शुरुआत इस स्टॉक की होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, जैसा कि आशीष बता रहे थे, और आप देखिए आज फिर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लगाने के लिए ये तैयार है। शुक्रवार को भी एक 52 वीक हाई लगा था। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, और मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री भी हर्षदा सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोल प्राइसेस में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है उसका फायदा इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर, साथ ही नजर रखिए प्री ओपनिंग सेशन पर भी, और हम आपको बता रहे हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां गिरावट देखने को मिलेगी, कौन से वो शेयर है जहां तेजी देखने को मिलेगी। सन टीवी देखिए 3% नीचे खुल रहा है, मार्जिन्स क्योंकि कमजोर आए, रनअप पहले ही देखा जा चुका था। दूसरी तरफ ओबरॉय रियल्टी देखिए 6.5% के आसपास की बढ़त के साथ ये कारोबार की शुरुआत करेगा। अच्छे नतीजे आए, और CLSA का बड़ा अपग्रेड भी इनके हाथ लगा। फोर्टिस की बात हर्षदा कर रही थी, फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल देखिए मौका नहीं मिला, यहां पर सर्किट लग रहा है 20% का खुलते ही, और IGL में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है। एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, GHCL, गुजरात एल्कलीज, DCW, जिस तरह से सरकार ने एल्कलीज कॉस्टिक सोडा के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की म्याद जो खत्म हो रही थी,
मंगलवार को जो खत्म होनी थी उसको बढ़ा दिया गया। आप देखिए ये स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। GHCL मुझे याद है पिछले हफ्ते आशीष का जैकपॉट स्टॉक भी था। सर ये बताइए आपको इस पैक में कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये तमाम शेयर चाहे वो GHCL हो चाहे वो गुजरात एल्कलीज हो, सब नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर हर रोज लगा रहे हैं। आई थिंक केमिकल स्पेस में मुझे लग रहा है गुजरात एल्कली डेफिनेटली अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। इनफैक्ट इनके नतीजे हेमंत फर्स्ट क्वार्टर के बहुत ही दमदार थे। मुझे लग रहा है कि पूरे साल के लिए कम से कम 40 रुपए का EPS आने की एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। तो ये मेरे ख्याल से विद इन द कॉस्टिक सोडा स्पेस सबसे बेहतरीन स्टॉक रहेगा। यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने का पोजीशन करनी चाहिए। तो एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है काउंटर्स में और आप देखिए मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई इन स्टॉक्स की साफ दिखाई दी है। गौरव बिस्सा हमारे साथ बने हुए। इनफैक्ट गौरव आपने टारगेट 8750 का निफ्टी पर दिया था, बैंक निफ्टी को लेकर आप बुलिश है। स्टॉक्स पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। पहले बैंक्स, कैनरा बैंक में इनफैक्ट आपके पास एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, क्या है, और दूसरे कौन से काउंटर्स है जिसमें एक मौका दिख रहा है आपको पोजीशन लेने का आज? देखिए, अगर कैनरा बैंक की बात की जाए तो अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं, ब्रेकआउट लेवल्स पे है, ऑप्शन में भी बाइंग हुई है। 270 कॉल ऑप्शन 7 रुपए के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 1 रुपए का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। और रही बात दूसरे बैंक्स में कौन सा अच्छा लगेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है। 165 के ऊपर मैं पसंद करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा लेना। 161 162 का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में आपको 175 180 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। KTK बैंक जो कुछ देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे उसमें थोड़ा अच्छा मोमेंटम है, तो वो आप बाय कर सकते हैं। 160 प्लस के इसमें टारगेट्स बनते आ रहे हैं। तो कुछ कुछ जो बैंक्स हैं उसमें काफी अच्छा मोमेंटम है। राइट, चलिए तो कुछ बैंक से अच्छी यही देखने को मिल रही है, लेकिन एक सेक्टर जो पिछले हफ्ते भी निराश कर रहा था और आज भी प्री ओपनिंग सेशन में देखिए बिकवाली हो रही है, वो है IT पैक। इन्फोसिस, विप्रो, TCS, आप नाम लीजिए IT कंपनियों की, और वो हर रोज कमजोरी की तरफ ही इशारा कर रही हैं। काफी दबाव देखने को मिल रहा है। अब 30 तारीख को होने वाली जो बैठक है हर्षता, जिसमें US सेक्रेटरी जॉन कैरी आने वाले हैं, उनसे देखिए सरकार किस तरह से बातचीत करती है और उनको किस तरह से परसू करती है कि वीजा के रिलेटेड नियमों को कम से कम ढील दी जाए। लेकिन इस सेक्टर के लिए कोई राहत की बात इस समय नजर नहीं आ रही है। आज भी देखिए दबाव के साथ ही ये सेक्टर कारोबार करता हुआ। इंटरेस्टिंग यार, मेटल्स भी थोड़े कमजोरी के साथ खुलेंगे, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और मैं अविनाश के पिक्स देख रहा था, अब वो ये कह रहे थे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील में आज मुनाफा वसूली करनी चाहिए, लेकिन आप देखिए ये शेयर आज कमजोरी के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कौन से स्टॉक्स हैं जहां एक्शन देखने को मिलने वाला है, औरोबिंदो फार्मा, आज इसके नतीजे आने वाले हैं। आप देखिए कल इसके नतीजे आने वाले हैं और आप देखिए ये शेयर प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इस पर रखिए नजर। और नजर रखिए आज ITC जैसे स्टॉक्स पर भी 1/4% मजबूती के साथ ये शेयर खुलने की तैयारी करता हुआ। फार्मा शेयरों में न सिर्फ औरोबिंदो फार्मा बल्कि डॉक्टर रेड्डीज में भी मजबूती के साथ कामकाज की शुरुआत होगी, इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और मर्केटर लाइन आज का जैकपॉट स्टॉक 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ खुलने के संकेत आज के सत्र में दे रहा है। बस 10 सेकंड 11 सेकंड बचे भारतीय बाजारों को खुलने के लिए, तो हम आपके सामने लेकर आएंगे रेट्स। लेकिन आज संकेत यही है कि ओपनिंग फ्लैट होने वाली है, तो देखना होगा फ्लैट ओपनिंग के बाद भारतीय बाजार आज के प्रदर्शन दिखाते हैं। आप देखिए बाजार खुल चुके हैं, 4 अंक ऊपर सेंसेक्स ने शुरुआत करी है और अब लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी ने भी 5-6 अंक की कमजोरी के साथ शुरुआत करी है। मिड कैप इंडेक्स जिसने पिछले हफ्ते भी शानदार प्रदर्शन दिखाया था, 2% की तेजी देखने को मिलती पिछले हफ्ते, ये वो सेक्टर है देखिए जो दमदार प्रदर्शन आज फिर से दिखाता हुआ 1/4% मजबूती ही सही लेकिन मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां एक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है मेटल शेयरों में पिछले हफ्ते की रैली के बाद। हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील देखिए दबाव के साथ खुलते हुए, बैंक्स में कमजोरी देखी जा रही है दरअसल आज, इसलिए सेंसेक्स निफ्टी कमजोर है, या फिर एक्सिस बैंक को प्राइवेट सेक्टर का बैंक, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए कमजोर है। तो रेट्स को लेकर आप मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हुआ, उर्जित पटेल की अपॉइंटमेंट के बाद जो लोग मान रहे थे कि तेजी से रेट कट होगा वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा देखिए BPCL में तेजी देखने को मिल रही है, HPCL मजबूत है, ITC में मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर ओबेरॉय रियल्टी का शेयर करीब 8% मजबूती के साथ खुला है। फोर्टिस मल्हार हॉस्पिटल देखिए 20% की अपर सर्किट पर खुलते ही लॉक हो गया है। एपटेक में जो पिछले हफ्ते की तेजी थी वो बरकरार है, स्पॉट्स में जो तेजी थी वो बरकरार देखने को मिल रही है। और न सिर्फ HPCL, BPCL और IOC में भी हर्षदा देखिए तेजी के साथ ही कारोबार होता है। जी हाँ, काफी स्ट्रांग शुरुआत देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स आपने BP, HP और IOC की बात की, HPCL भी रेडार पर रहना चाहिए क्योंकि आज वो नतीजे आएंगे और देखना होगा कि इन्वेंट्री गेन कैसा रहता है इस बारी, और साथ ही साथ GRMs में कितनी वृद्धि देखने को मिलती है। 1% तक की छलांग लगाने की कोशिश HPCL कर रहा है। लेकिन स्टॉक्स देखिए DCW, गुजरात एल्कलीज, वो कॉस्टिक
कॉस्टिक सोडा पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई गई है या फिर उसका जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंशन मिला है, तो उस लिहाज से हमने देखा है DCW 7% ऊपर, गुजरात एल्कलीज में 3.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ILFS इंजीनियरिंग 6% ऊपर, ARS इंफ्रा में हमने देखा है भले ही इनके हाथ छोटे छोटे ऑर्डर्स मिल रहे हों, यहां पर कुछ एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पाइस जेट 1% ऊपर खुला है और साथ ही आज इंटरेस्ट ज्योमेट्रिक और HCL टेक में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि CCI ने इनके स्वॉप रेशियो को अनुमति दे दी है, गो हेड मिल गया है। वायदे बाजार के कुछ काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। भारतीय इंफ्राटेल में तेजी के साथ शुरुआत होती हुई, फेडरल बैंक में एक पॉजिटिव ओपनिंग है, साउथ इंडियन बैंक में हमने देखा है कुछ पॉजिटिव गेन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जेट एयरवेज करीब 1% ऊपर और ये इनफैक्ट वायदे बाजार की बैन लिस्ट से बाहर निकल रहा है, तो उसका भी कुछ एक्शन इसमें इसका पूरा फायदा बनता हुआ। EIL एक काउंटर जहां पर हमने देखा है शुरुआती गेन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वायदे बाजार में सन टीवी पिट रहा है उन खराब नंबर्स के बाद और डाउनग्रेड्स के बाद 2% नीचे। हीरो मोटोकॉर्प में पिछले फ्राइडे से ही हमने देखा था कुछ मुनाफा वसूली का सिलसिला शुरू हुआ था और वो आज भी झलक रहा है, 32 रुपए नीचे ये काउंटर। मेटल्स में आज टाटा स्टील में मुनाफा वसूली, डिश टीवी कुछ फिसलता हुआ, हिंडाल्को, यूनाइटेड ब्रूवरीज ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर शुरुआत कमजोरी के साथ हुआ है। आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट देखिए, वेल्सपन इंडिया 20% के लोअर सर्किट पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। दूसरा बड़ा एक्सीडेंट देखिए, ताज जीवीके, मुझे याद है ताज जीवीके में 20% का अपर सर्किट लगा था शुक्रवार को इन रिपोर्ट्स के चलते कि इसका मर्जर होगा इंडियन जो भारत में ताज होटल्स चलाने वाली इंडियन होटल्स के साथ, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और आप देखिए रूमर्स के चलते जो तेजी बनी थी वो आज मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। वेल्सपन इंडिया 20% का लोअर सर्किट इसलिए लगा है क्योंकि जो जानी मानी दुनिया की एक चेन है टारगेट, उसके साथ जो इनका करार टूटा है और जो आरोप लगाए हैं टारगेट ने वो काफी खतरनाक है। अविनाश, आपने ट्रैक किया इस खबर को शायद, इजिप्शियन कॉटन बनाकर इनको कुछ बेडशीट्स बेचनी थी बाहर उस टारगेट कंपनी को, लेकिन कंपनी का आरोप ये है कि उन्होंने इजिप्शियन कॉटन यूज नहीं किया, कोई और कॉटन यूज किया, जिसके चलते वो सारा कंसाइनमेंट अब टारगेट वहां पर वापस ले रहा है। एक कस्टमर से कह रहा है आप आइए अपना सामान वापस दीजिए, हम आपको पैसा देते हैं। और अब ये जो टाई अप है ये इनका टूट रहा है, इसलिए आप देखिए ये शेयर आज 20% के लोअर सर्किट पर ट्रेड होता हुआ। कैसे देखा आपने इस खबर को और क्या राय रखते हैं आप इस शेयर में? एक वन साइड रैली देखने को मिली थी इसमें भी। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है और अगर ऐसा रियलिटी में अगर होता है और ये ऑर्डर कैंसिल होता है तो मेरे ख्याल से जो भी अर्निंग्स नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो तेजी हमने देखी थी हेमंत, इसमें डेफिनेटली एक डी रेटिंग देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से 20% का डाउनवर्ड सर्किट ये बात को कंफर्म करता है कि जब तक मैनेजमेंट कोई ठोस कंफर्मेशन देता नहीं कि यहाँ पे क्या स्टेटस है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट का ही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक और क्लियरली जब तक कोई क्लियरिटी मिलती नहीं तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक में इमीडिएटली कोई तेजी आने का चांस नहीं है। तेजी के चांसेस नहीं। टारगेट आपको बता दे, यूएस की एक बहुत बड़ी रिटेल चेन है, डिस्काउंट रिटेल चेन है, वॉलमार्ट के बाद तो एक बहुत साइजेबल ऑर्डर और क्लाइंट इनके हाथ से निकलता हुआ उसका पूरा खामियाजा ये काउंटर भुगतेगा। टाटा स्टील, हिंडाल्को, इसमें बिकवाली की पोजीशंस आनी शुरू हो गई हैं और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से मानस क्या लग रहा है आपको, कुछ और वीकनेस के साइंस दिख रहे हैं? नहीं, मैं मेटल में बहुत बेरिश नहीं हूं। मेरे हिसाब से तो हर गिरावट पे मेटल में बाइंग करनी चाहिए, स्पेशली जैसे मैंने जो आज मेरा पिक था वो स्टील अथॉरिटी था और अगर आप हिंडाल्को के चार्ट देखिए तो वहां पर भी क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देखे गए। हालांकि ये जरूर है कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, बट 154 152 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इस गिरावट पे तो हिंडाल्को में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 152 के आसपास लगाएं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में 163 164 के लेवल देखने को मिलेंगे हिंडाल्को में। ऑलराइट, चलिए तो गिरावट में हिंडाल्को में खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छी रैली देखने के बाद आज जरूर थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको यहां पर रखनी चाहिए, ये राय निकल कर आती हुई। आईटीसी देखिए सहारा देने की कोशिश कर रहा है, एचडीएफसी सहारा देने की कोशिश कर रहा है और इसी के दम पर देखिए अब निफ्टी करीब 11 अंक ऊपर है, 8680 का स्तर आपको इस समय दिखेगा। 40-50 अंक की बढ़त सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ हैवी वेट्स हैं जो सहारा देने की कोशिश करते हुए। इंडसइंड बैंक और येस बैंक भी अब सपोर्ट में आ गया है और एसबीआई भी। तो बैंक निफ्टी में जो तेजी देखने को मिल रही है वीक ओपनिंग के बाद, इसी के दम पर देखिए बाजारों में थोड़ी सी रौनक आती हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 0.5% मजबूती के साथ आज कार्य
कारोबार की शुरुआत कर रहा है। अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। केवल हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए निफ्टी के ज्यादातर शेयर अब हरे निशान में आते हुए। इन्फोसिस और विप्रो टेक महिंद्रा की तो बात हमने कही, यहां पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। आज कितने दिन और रहने वाला ये हैंगओवर? आप देखिए आईटी ऐसा लग रहा है कोई भी छोटी मोटी रैली हो बेच देना चाहिए, ये व्यू बन गया है स्ट्रीट का। और भाव देखिए क्या हो गए हैं। बाजार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर, इन्फोसिस 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। कैसे अप्रोच करेंगे? खरीदारी करनी चाहिए या अभी भी अवॉइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल हेमंत, मेरे ख्याल से आईटी सेक्टर में जो नेगेटिव सरप्राइजेस है वो और भी आगे आएंगे। इनफैक्ट इन्फोसिस ने तो ऑलरेडी अनाउंस किया है कि आरबीएस का ऑर्डर उनका हाथ से निकल गया है, तो वो एक ब्रेक्सिट का डेफिनेटली ऑनगोइंग इम्पैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ 2016-17 का और भी खराब आ सकता है। क्लियरली जिनके पास आईटी है, मेरे ख्याल से एक्सपोजर डेफिनेटली कम करके रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में या जो साइक्लिकल सेक्टर्स है वहां पे इन्वेस्ट करे, वही अच्छी बात रहेगी। साथ ही ओबरा रियल्टी में जिस तरह की ओपनिंग देखने को मिले 317 पर, अगर खुलते ही किसी ने लिया नहीं हो संदीप, अब क्या अपॉर्चुनिटी है? 316 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली ने तो, या फिर जेपी मॉर्गन ने 360-370 के टारगेट्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में। आप चार्ट्स पर क्या देख रहे हैं? हर्षदा, मैं बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा। ये लेवल पे लिया जा सकता है। एक अहम लेवल 312 का ब्रेक किया है और जब तक 310 का स्टॉप लॉस लगा, ये मेरा व्यू होगा 335-340 का। लेकिन ये पोजीशन ट्रेड होगा, आज के दिन के लिए नहीं, अगले कुछ हफ्तों में मुझे लगता है ये 335-340 तक जाना चाहिए। 312 का स्टॉप लॉस रखकर चले। एप्टेक देखिए आज फिर 5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है, हर रोज 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर लगा रहा है। इसके चार्ट कैसे लगते हैं आपको? देखिए चार्ट्स पे तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जब स्टॉक ने 2014 के हाईज को ब्रेक किया है जो कि 112-113 के आसपास था, तो लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी बेहतरीन लगते हैं और शॉर्ट टर्म में भी ऐसे कोई वीकनेस के चांसेस नहीं लगते। अगर हम एक टेक्निकल टारगेट सेट करें तो 134-135 के टारगेट्स आते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल बने रहें, पूरी रैली को एंजॉय करें, टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करें। तो आप अगर किसी के पास है तो बने रहें और अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 114 रुपए कर लें। चलो 114 का स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है और इस स्टॉक में बने रहें। आगे और भी गेन्स आएंगे। जेट एयरवेज में एक अच्छी उड़ान बनती हुई दिखाई दी है। 546 के लेवल्स पर एक काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जुलाई में हमने देखा है जो डेटा निकल कर आया एविएशन कंपनियों के लिए वो काफी स्ट्रांग रहा है। 25% का इजाफा टैरिफ पैसेंजर ट्रैफिक में देखने को मिला है और मार्केट शेयर के लिहाज से 16.3% का मार्केट शेयर जेट के हाथ में। ऑफ कोर्स इंटरग्लोब एविएशन लीड कर रही है उसको, लेकिन जेट आज बैंड से भी बाहर हुआ है। तो क्या नई खरीदारी के काफी मौके दिख रहे हैं गौरव? कितना और एक्शन आ सकता है स्टॉक में? देखिए इसमें जो प्रेशर आया था वो तकरीबन 550 के नीचे आया था, तो अगर किसी को बाय करना है तो 550 के ऊपर बाय कीजिए स्पॉट लेवल्स में। वहीं से आपको शॉर्ट कवरिंग के थोड़े ज्यादा मौके देखने मिलेंगे। तो आपको 550 के ऊपर अगर बाय करते हैं 542, 543 का इसमें आपका स्टॉप लॉसेज होंगे और ऊपर में आपको फिर एक बार ये 565, 570 जहां पे उसके इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है वहां पे आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा और ऊपर रहेगा तो बाय कीजिए आप। राइट। और नजर रखिए जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। टाटा मोटर के नतीजे इस हफ्ते शुक्रवार को आएंगे, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। टाटा पावर के नतीजे कल आएंगे और आप देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। हमने देखा था शुक्रवार को भी यहाँ पर कुछ तेजी देखने को मिली थी। गौरव, इसमें किस तरह के ट्रेड्स बन रहे हैं और आपकी क्या राय है टाटा पावर पर? ये टाटा पावर काफी अच्छा एक लग रहा है। अगर ये जो है एकदम ऑलमोस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास अगर आप कह रहे हैं वहीं पे है 78 के इधर ही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सस्टेन अगर ये हो गया तो आपको एक अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। अगर आप देखिए 68 से 78 यही दायरे में टाटा पावर ने काफी अर्से से ट्रेडिंग की है। तो यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट लॉन्ग्स यहाँ पे अगर बनते हैं ब्रेकआउट लेवल्स पे तो मुझे लगता है आपको 82 से 85 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 76 के स्टॉप लॉसेस आप बाय कर सकते हैं। आपको 82 और 85 का आपको इसमें लक्ष्य होगा। ओके, 82, 85 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की जरूर दिखाई दे रही है। आईजीएल एक काउंटर जहां पर आज नंबर्स का इंतजार रहेगा और नतीजों से पहले थोड़ा सा शांत है काउंटर। हालांकि 2 हफ्ते पहले इसमें काफी एक्शन देखने को मिला था संदीप। इंद्रप्रस्थ गैस 702 पर क्या मौका है तेजी करने का? हर्षदा, मैं ये स्टॉक पे काफी बुलिश रहा हूं, लेकिन मतलब माइल्डली बुलिश मैं कहूंगा। इतने कुछ मोमेंटम सेटअप्स कुछ खास दिख नहीं रहे, लेकिन 702 है तो 708, 710 तक अगर आप व्यू लेते हैं तो इंट्राडे उधर तक जा सकता है। उससे ज्यादा मेरा व्यू नहीं है।
अच्छा, और HPBP IOC में कौन सा स्टॉक आपको चार्ट पर सबसे अच्छा लगता है? क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अब दिन काफी अच्छे दिख रहे हैं। HPCL के नतीजे भी आज आने वाले हैं, तो ऑयल एंड गैस स्पेस आज फोकस में रह सकता है। IGL के नतीजों की बात हर्षदा ने करी। ये शेयर कैसा लग रहा है आपको, खासतौर पर HPCL, और इन चार्ट में सबसे अच्छा चार्ट किसका है? मुझे सबसे अच्छा BPCL लगता है, जो कि फ्रेश मूव की तैयारी है। अभी 600 है, मुझे लगता है 590 के स्टॉप लॉस से 620 630 के 2-3 दिन के व्यू से टारगेट के लिए लिया जा सकता है। HPCL और BPCL नॉर्मली साथ ही चलते हैं, लेकिन वन शेड बेटर BPCL है। वैसे HPCL भी मुझे लगता है 1260 1265 तक जाना चाहिए, करंटली 1248 है। इंफ्रा कंपनियों में कुछ एक्शन बन जरूर रहा है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा दिलीप बिल्डकॉन में काफी तेजी थी। आज ऑफ कोर्स ये स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन ARSS इंफ्रा, IL&FS इंजीनियरिंग ऑर्डर्स के चलते कुछ एक्शन इनमें आ रहा है। साथ ही जे कुमार इंफ्रा भी मेरी स्क्रीन पर अब 150 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्या यहां पर आपको वाकई में मौके दिख रहे हैं फंडामेंटली जहां पर तेजी की जा सकती है? HCC IRB में भी अविनाश पिछले हफ्ते काफी हरकत देखने को मिली थी, काफी पोजीशंस खड़ी हुई हैं। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ऑर्डर इनफ्लो अनाउंसमेंट आ रहा है हर्षदा, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली काफी समय से ऑर्डर्स जो नहीं आ रहे थे वो अभी कंपनीज को अवॉर्ड कर रहे हैं, और इसका जो फायदा है वो ये है कि टॉप लाइन विजिबिलिटी और अच्छी रहेगी, और सेकंड हाफ में हमको लग रहा है कि ये कंपनीज को डेफिनेटली मार्जिन्स एज वेल एज बिजनेस का इंप्रूवमेंट से फायदा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि क्लियरली प्लेयर्स लाइक सद्भाव इंफ्रा, टिपिकली अगर हम थर्मैक्स की भी बात करें या ARSS इंफ्रा की बात करें, तो ये कंपनीज काफी पिटी हुई थी, अभी डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट वापस आएगा। बिल्कुल, क्या जबरदस्त तेजी जे कुमार इंफ्रा में देखने को मिली है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, और आज भी देखिए 8-8.5% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बहरहाल खराब खबरों के चलते पहले इसमें गिरावट भी इतनी तीव्र देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट उभरता हुआ, इस पर रखिए नजर, और नजर रखिए एप्टेक में अब 9.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ये बताइए आपको इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, और अविनाश आप भी राय बताइए। इकलौता एजुकेशन क्षेत्र का शेयर है जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर है। बाकी एजुकेशन कंपनियों की तो हालत ही खराब है, कोई 10 रुपए का है, कोई 15 रुपए का, कोई 20 रुपए का। एडुकॉम, पेवरॉन जैसे स्टॉक्स, कोर एजुकेशन जैसे शेयर, लेकिन ये स्टॉक तो क्या तेजी दिखा रहा है। फंडामेंटल राय बताइए सर, कैसी लगता है ये शेयर आपको? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि एजुकेशन स्पेस में तो कोई ऐसा शेयर मैंने देखा नहीं है जो मल्टी बैगर हुआ है, शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दिया है। यहाँ पे ऑब्वियसली जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हेमंत इस कंपनी में है, इसका कई साल से हम सुन रहे हैं कि उसमें हिस्सेदारी बिकेगी, कोई चाइना के कारोबार में हिस्सेदारी बिकेगी। आई थिंक पॉसिबिलिटी तो जरूर है। मुझे लग रहा है कि यही फैक्टर है जो शेयर को शायद इंटरेस्ट में रखा है, क्योंकि अगर अर्निंग्स देखे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें अर्निंग्स का कोई ट्रिगर है, बट कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आता है, बिजनेस सेल ऑफ आता है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है। ब्लू स्काई जोन में पहुंच गया है क्या आपके हिसाब से? चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? हेमंत, आई थिंक हम ये 80 से ट्रैक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, इन द सेंस कि स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा। अभी अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो लगभग 100 है जो 25 रुपए नीचे है, लेकिन आप होते आपने 80 में खरीदा था, हाँ, तो आप बेच देते इस समय या होल्ड रखते? बिल्कुल बेच नहीं देता, मैं बिल्कुल होल्ड करता फॉर अ टारगेट ऑफ 160। ओके, और स्टॉप लॉस तो वही रहेगा। चले, तो 160 के टारगेट के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है, और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए भी एक तगड़ा मौका। ये आउट परफॉर्मर रहा है, आज फिर 11% ऊपर, और इसमें हमने देखा है मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते हुए जरूर देखने को मिले हैं। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे आप सभी से इजाजत। शुक्रिया संदीप पागलिया, अविनाश, गौरव बिस्सा और मानस हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर 8670 पर इस समय ट्रेड कर रहा है निफ्टी, 3 अंक ही ऊपर है। बैंक निफ्टी देखिए 13 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। मिड कैप और सेंसेक्स में भी हमने देखा है बहुत ही शांत कारोबार आज के सत्र में साफ दिखाई दे रहा है। मूड थोड़ा सा हल्का है, लेकिन कहते हैं ना डाउन बट नॉट आउट। मजबूती के साथ देखिए अभी भी कारोबार हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स में खास तौर पर कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बायो एंड डिप्स का मार्केट अभी भी है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स तो कम से कम यही कह रहे हैं एक ही सुर में। आज जरूर आईटी ने मूड बिगाड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार आज आईटी ने मूड बिगाड़ा हो। कई दिनों से आईटी जो है वो मूड बिगाड़ने का ही काम कर रहा है। चलिए, हम आपको सुबह से राय दे रहे हैं। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल के बनने के बाद प्रतिक्रियाएं आपके सामने पेश कर रहे हैं। राधिका राव से हमने बात करी जो सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी, उसके बाद हमने फंड मैनेजर्स की राय आपके सामने रखी, नीलेश शाह जी से हमने बातचीत करी, और अब बात करते हैं केसी चक्रवर्ती जी से। जी हाँ, पूर्व डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस अपॉइंटमेंट को। सर गुड मॉर्निंग, आपसे जानना चाहूंगा, आपने तो पटेल साहब के साथ काम भी किया है, ये बताइए आपका पहला रिएक्शन क्या है उनके गवर्नर बनने के बाद?
नहीं, मेरा रिएक्शन अच्छा है। ये जो है, देखिए, ये तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है डिप्टी गवर्नर, तो उन्होंने सब जितने भी लोग थे पॉसिबल कैंडिडेट, उनमें से इनको बनाया। हमारे ख्याल से अच्छा चीज है, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी रहेगा। और डॉक्टर पटेल जो है रिजर्व बैंक में करीब करीब पिछले 3.5 साल से अधिक है, करीब करीब 4 साल पूरा कर रहे हैं, तो उनको रिजर्व बैंक के बारे में पता भी है। और इस समय रिजर्व बैंक जो चैलेंज के बीच से गुजर रहा है, स्पेशली नया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आ रहा है, बैंकों का क्लीन अप आ रहा है, नया टाइप ऑफ बैंकों के लाइसेंसिंग है, ओवरऑल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के साथ मिलके काम करने का है, तो इस सब में डॉक्टर उर्जित पटेल का काफी एक्सपीरियंस है। और हमारे ख्याल में ये अच्छा चीज है कि कंटिन्यूटी रहता है पॉलिसी में। और डॉक्टर पटेल की एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, क्योंकि आपने उनके साथ काम भी किया है। तो उनका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, कामकाज के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से काम करते हैं? क्योंकि अब तक हमने यही देखा है, थोड़े बहुत बैकग्राउंड में रहना पसंद करते हैं। अच्छे आदमी है, देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, कम बात करते हैं और अपना जो फोकस रहते हैं अपने सब्जेक्ट में, इतना हम बताएंगे। माने 3 थिंग्स, ही इज फोकस ऑन हिज सब्जेक्ट, फर्म है और कम बात करते हैं, अधिक बात नहीं करते हैं, मगर जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं। सो ही इज ए गुड पर्सन। ओवरऑल माई इमेज इज दैट ही इज ए गुड पर्सन। तो कम बात करते हैं, ये वाला जो सर आप बात कह रहे हैं ना, वो कुछ देर पहले राधिका राव जी भी कह रही थी कि कम्युनिकेशन को लेकर उनको थोड़ा सा और ज्यादा बाजार से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। लेकिन आपका मानना है कि उर्जित जी बिल्कुल स्पष्ट राय रखते हैं, क्या ये समझना सही होगा? हमारे ख्याल से है। माने देखिए, मेरा जो विचार है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग तरीके की होती है। तो अगर हम राजन और डॉक्टर पटेल में देखें, राजन वॉज मोर एक्सट्रोवर्ट, ही इज मोर इंट्रोवर्ट, इतना ही डिफरेंस है। बाकी तो हमारे ख्याल से इंडिविजुअल बिहेवियर में, और आप बताइए कि अपना जो विचार है उसको इम्प्लीमेंट करने में दोनों का जो तरीका है काम करने की एक ही तरीके का था। आप कह रहे हैं ये साफ साफ बोलते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी में है, लेकिन उर्जित पटेल को हमने बहुत कम बार बोलते देखा है। तो क्या अहम होगा कि वो अपना ओपिनियन सामने रखें? मार्केट शायद वही क्लैरिटी जानना चाहेगा कि क्या ओपिनियन है किसी गवर्नर का, वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आने वाले टाइम्स के लिए। देखिए, ये एक चीज है, हम बताते हैं कि चेयर की कुछ कंपल्सन होता है। आदमी जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसमें जो मिनिमम कम्युनिकेशन है वो तो करना है। अच्छा, पहले वो कम्युनिकेशन नहीं करते थे क्योंकि रिजर्व बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अधिकतर बात गवर्नर ही करते थे, तो इसलिए हमारे ख्याल से वो खुद अपने को इन सब चीज से, मीडिया से अलग रखते थे। अभी चूंकि वो गवर्नर हो गए हैं, हमारे ख्याल से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो आगे ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने इसमें कुछ अपने में परिवर्तन लाए कि नहीं, या कुर्सी पर बैठने के बाद उनमें ये परिवर्तन आए कि नहीं। मगर मेरे हिसाब से जो भी आदमी गवर्नर बनेगा, मीडिया से जितना कम्युनिकेट करना वो तो करना पड़ेगा, मार्केट से जो कम्युनिकेट करना है वो तो करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेंगे तो गवर्नर का पोजीशन इफेक्टिव नहीं रहेगा। मगर इसमें हम कम्युनिकेशन में देखना चाहिए, ओवर कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए। और मे बी इट इज स्ट्रांग पॉइंट। ओके, तो ओवर कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। डॉक्टर राजन, क्या इसी का शिकार हुए सर, ये आप कहना चाहते हैं? देखिए, वो तो हम बताते हैं, ये जो है पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, मगर अधिक कम है। हाँ, मैं देखिए, ये मेरे बताने से नहीं है, ये तो मार्केट जैसे अपने एसेस करता है, गवर्नमेंट जैसे एसेस करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से तो हर जगह ये होता है, दोनों में एक जो है बैलेंस लाना बड़ा मुश्किल बात है। कुछ आदमी अधिक कम्युनिकेट करते हैं, अधिक बोलते हैं, कुछ जो है जनरली बड़ा मेजर तरीके से बात करते हैं। तो ये तो रहता है इसमें। यस, मैंने हर जगह है, कुछ अधिक बताते हैं, कुछ कम बताते हैं। जैसे मैं थोड़ा अधिक बताता था, ये सवाल है, ये तो इंडिविजुअल तरीका है। तो मार्केट कैसे उसको एसेस करता है, वो मार्केट पर डिपेंड करता है।
और इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आकर अपनी स्पष्ट राय हर बार की तरह हमसे शेयर करने के लिए। और बाजार पर नजर डालिए, आप देखिए मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। एशियाई बाजारों को अगर आप देखें तो वो आपको ज्यादातर बाजार लाल निशान में दिखेंगे, तो उसके अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय बाजार ठीक है, कोई गिरावट नहीं है, ये अच्छी बात है। मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में बनने में कामयाब है और बैंकिंग शेयरों में भी देखिए तेजी देखने को मिल रही है, तो कोई करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी देखी जा रही है, ये अच्छी बात कही जाएगी। पिछले हफ्ते हमने देखा था सपाट रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी, हालांकि मिड कैप्स में जबरदस्त एक्शन था। इस हफ्ते भी देखिए सपाट ओपनिंग जरूर होती हुई नजर आ रही है इस समय। और ये जो ताजा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो देखेंगे अब आप पीवी सिंधु जी को। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने और हैदराबाद एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आती हुई, जी हाँ वो भारत आ गई हैं और अब सब उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी जो अनुभव है वो जानना चाहते हैं और हमारी टीम भी वहां पहुंची हुई है और उसको कवर कर रही है। और ये सीधी तस्वीरें वहां से आती हुई, अभी लैंड किया है इन्होंने। और पीवी सिंधु जी आप जानते हैं सब, बैडमिंटन में जिस तरह से शानदार खेली थी वो, और भारत का नाम इन्होंने रोशन किया। और हम ये भी कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स के अच्छे दिन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप देखिए साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसके बाद पीवी सिंधु जी ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और अब वो भारत पर, अपनी जन्मभूमि पर लौटकर आती हुई रियो ओलंपिक्स से। जैसे ही वो दिखेंगे हम आपको उनकी पहली झलक जरूर दिखाएंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनके पास पहले चलते हैं। पंकज टिब्रेवाल साहब हैं हमारे साथ, फंड मैनेजर कोटक म्यूचुअल फंड के। टिब्रेवाल साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले बाजार पर आपसे मैं राय लेना चाहूंगा आपसे गवर्नर साहब की नियुक्ति पर। डॉक्टर उर्जित पटेल जिनको अब आरबीआई गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को कैसे आप रीड कर रहे हैं? क्लियरली अगर एक चीज देखा जाए तो जो लोग बात कर रहे थे कि एक इंस्टीट्यूशन एक इंडिविजुअल से ऊपर है, तो डेफिनेटली ये प्रूव किया गया है। एंड गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है कि मिस्टर उर्जित पटेल जो डिप्टी गवर्नर है उनको गवर्नर के रूप में नियुक्ति की जाए, ये एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देगा। जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी डॉक्टर राजन ने स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू होगा। और मिस्टर उर्जित पटेल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के एक आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने ही ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पूरा डिज़ाइन किया है, पुश किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति है हमारे हिसाब से और मार्केट इसे पॉजिटिव सेंस में लेगा। ओके, तो मार्केट ऑफ कोर्स इसे एक पॉजिटिव सेंस में लेगा, लेकिन एक जो बड़ा पॉजिटिव रहा है ओलंपिक्स के लिहाज से वो सिंधु का परफॉर्मेंस रहा है। पीवी सुंदर जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, भारत लौट चुकी हैं और वो पहली हैदराबाद एयरपोर्ट से ये पहली तस्वीरें सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं। याद रखिए बैडमिंटन में पहला सिल्वर मेडल जीतने वाली ये महिला रही है। 21 साल की सिंधु ने कमाल रचा है ओलंपिक्स में और काफी शानदार प्रदर्शन। एंड आई एम गेसिंग कि ऐसी तस्वीरें हम आने वाले कुछ दिनों तक देखेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों में एक्शन देखने को मिला। उत्साह रहेगा सिंधु से मिलने का, उनके आगे के प्लान्स जानने का। उसने कमाल दिखाया है। आप देखिए 21 साल की सिंधु, 23 साल की साक्षी मलिक, तो इस बार यंगस्टर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, नहीं हर्षद? जी हाँ, और यंगस्टर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, बाजार में भी जो यंग काउंटर्स हैं या फिर छोटे काउंटर्स हैं उन्हीं में ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसी से कनेक्शन में टिब्रेवाल साहब मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अब तक जो आउट परफॉर्मेंस रहा है वो लार्जली मिड कैप कंपनियों की ओर से ही देखने को मिला है। यहां से आगे आपको क्या लग रहा है, रुझान कैसा रहेगा जब आप लोग निवेश कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए बाजार में? कितना वेटेज अभी भी आप रख रहे हैं इन मिड कैप कंपनियों में जहां पर काफी दमदार नतीजे आए हैं, काफी बढ़िया आगे के प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, या फिर अब शायद फोकस रह रहा है कि इस पीक पर जहां पर बाजार कंसोलिडेट कर रहा है एक बार फिर दिग्गजों को जाकर देखें, वहां पर शायद निवेश बढ़ाएं? क्लियरली अगर आप देखें तो लास्ट साल 1.5 साल के अंदर मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में गैप काफ़ी वाइडन हो गया है। और हमारा ये मानना है कि मिड कैप जो एक सेक्टर है या स्पेस है वो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड स्पेस है।
तो हेडलाइन वैल्यूएशन आज के दिन मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले काफ़ी महंगा लग रहा है, बट अगर बॉटम अप स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो इस स्पेस में काफ़ी बेहतरीन है। हमारा ये मानना है कि खाली अगर हम हेडलाइन वैल्यूएशन पर फोकस करेंगे कि मिड कैप्स महंगे हैं, स्मॉल कैप्स महंगे हैं, तो हो सकता है कि कई बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में है वो मिस आउट हो जाए। और ये हमेशा याद रखें कि जब भी इकोनॉमी अर्निंग्स डिप्रेस्ड से निकलती है तो मिड कैप में जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है, और वहाँ अर्निंग ग्रोथ काफ़ी आपको सरप्राइज करती है। जो हम लास्ट 2 तिमाही से देख रहे हैं, चौथी तिमाही में हमने लास्ट ईयर के नतीजे में देखा कि मिड कैप कंपनियों ने ब्रॉड बेस काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया। फर्स्ट क्वार्टर में भी कई पॉकेट्स में मिड कैप कंपनीज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, और लास्ट 2-3 साल में इस मार्केट के गिरावट में, इकोनॉमी की गिरावट में कई मिड कैप कंपनियों ने अपने बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रेंथन किया है और उनमें काफ़ी बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज आज के दिन बैठा है। जैसे जैसे डिमांड धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, उनकी टॉप लाइन ग्रोथ से ज़्यादा उनकी प्रॉफिट ग्रोथ होगी। तो हमारा मानना है कि इस स्पेस में आपको पोजिशनिंग करनी पड़ेगी, और कई पॉकेट्स में जहां नेक्स्ट 2-3 साल आपको डिमांड विजिबिलिटी दिख रही है, अर्निंग विजिबिलिटी दिख रही है, इस स्पेस को आपको रखना होगा। तो मिड कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन बाजार पर नजर रखिए, इस समय थोड़े से ठंडे होते हुए मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आती हुई आपको नजर आएगी, और सेंसेक्स और निफ्टी में भी देखिए ऊपरी स्तरों पर जा तो रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए जहां पर जबरदस्त एक्शन है। जय कुमार इंफ्रा की बात तो आप करी हर्षता ने कुछ देर पहले। डीसीडब्ल्यू देखिए 7% मजबूत है। ARSS देखिए यहां पर तेजी है। तो खबरों वाले शेयर आज दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये सब टॉप 5 स्टॉक्स थे जो CNBC आवाज पर आपने देखे थे। INDFS इंजीनियरिंग देखिए यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो छोटे मझौले शेयरों में अच्छी तेजी है। इवन कैमफैब देखिए जो केमिकल के से रिलेटेड शेयर हैं वहां तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। गुजरात एल्कलीज, GHCL, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो रोज रोज देखिए नए 52 वीक्स हाईज लगा रहे हैं, और आज DCW भी इस लिस्ट में शामिल होता हुआ तेजी के साथ यहां पर भी कारोबार हो रहा है। केमिकल स्पेस पर सर क्या राय है, क्योंकि ये स्पेस ज्यादातर लोग पहले ट्रैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक से देखिए क्या दमदार रनअप इसमें देखने को मिला है। आप जैसे फंड मैनेजर्स क्या इस स्पेस पर बुलिश हैं? आगे की चाल कैसी रह सकती है इसमें? क्लियरली अगर स्पेशलिटी केमिकल का स्पेस देखें तो हम काफ़ी टाइम से इस स्पेस पर बुलिश हैं, और बेसिक थीसिस इस स्पेस पर बुलिश होने का ये है कि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अक्रॉस स्पेशलिटी केमिकल्स, और लास्ट 2-3 साल में अगर आप इस सेक्टर में चेंजेस देखें चाइना में स्पेशली, तो कई सारी यूनिट्स जो पोल्यूशन कंट्रोल के कारण वहाँ बंद हो रहे हैं, और कई जगह स्पेसिफिक सेगमेंट्स इन स्पेशलिटी केमिकल्स डिमांड सप्लाई मिसमैच होने के कारण प्राइसिंग में काफ़ी तेजी आई है। और हमारा ये मानना है कि इंडियन कंपनीज काफ़ी सारे स्पेस में अपने आप को काफ़ी कंसोलिडेट किया लास्ट 4-5 सालों में। कई की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन कैपिटल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ओवर द लास्ट 2-3-4 ईयर्स, मैनेजमेंट बैंडविड्थ है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, और ये एक्सपोर्ट का जो पूरा मार्केट है उनके लिए आज एकदम ओपन मार्केट है, वहाँ पर उनका एक्सपोर्ट बहुत कम परसेंटेज हो रहा है। तो हमारा मानना है ये स्पेस काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और अगर सेकंड इसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट देखें, जो हमने फार्मा में आज से 10-15 साल पहले देखा था कि बड़ी कंपनियां उनको आउटसोर्स करना स्टार्ट करती हैं, तो आज हम स्पेशलिटी केमिकल्स में यही मूवमेंट देख रहे हैं कि बड़ी फार्मा कंपनीज, बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनीज वर्ल्ड की आप जिनका भी नाम ले, वो उनको कई 5-6 कंपनियों को इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स में आउटसोर्स कर रही हैं, और उनको नेक्स्ट 3-5 साल की अर्निंग्स विजिबिलिटी या रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है। तो इसके कारण ये स्पेस काफ़ी एक्साइटिंग है, बट एक कॉशन देना चाहूँगा कि हर कंपनियों को एक ही यार्डस्टिक से ना आके, बिकॉज ये स्पेस काफ़ी वॉलेटाइल भी रह सकता है। तो हमें ये मानना चाहिए कि जो लार्ज कंपनीज हैं उन पर ही स्पेशलिटी केमिकल में फोकस रखना चाहिए। जो छोटी कंपनियां हैं हो सकता है वो थोड़े टाइम के लिए अच्छी करें, बट लॉन्गर साइकिल में उनका प्रदर्शन ना अच्छा रहे। बिल्कुल, जो दिग्गज हैं, लीडर्स हैं, उनके साथ जुड़िए। बहुत छोटे छोटे नामों के साथ आपको नहीं समय लेकर चलना चाहिए। वैसे भी एक जबरदस्त रनअवे रैली यहाँ पर देखी जा चुकी है। सर शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आकर अपनी राय थैंक यू हेमंत जी शेयर करने के लिए। और अब हमारे साथ TS हरियर साहब जुड़ चुके हैं, HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के। सर गुड मॉर्निंग, आप कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को? और मेरा दूसरा सवाल आपसे है US के सेंट्रल बैंकर के ऊपर,
इस शुक्रवार जैक्सन होल में जो यूएस की सेंट्रल बैंकर हैं जेनेट येलेन, उनका स्टेटमेंट आने वाला है और बाजार को डर है कि कहीं अगले महीने वहां पर ब्याज दरें बढ़ ना जाएं। आपका क्या व्यू है? क्या बढ़ने का सिलसिला अगले महीने से वहां पर शुरू हो सकता है या फिर घबराने की बात नहीं है, दिसंबर में ही बढ़ेंगी ब्याज दरें यूएस में? देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब बाद में दूंगा, दूसरे सवाल का पहले देता हूं। जहां तक यूएस फेड का सवाल है, आई थिंक दो जो स्टेट फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट है, एक न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट और एक एटलांटा के प्रेसिडेंट, आई थिंक दोनों ने काफी साफ तरीके से बताया कि शायद 1 या 2 रेट हाइक हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 रेट हाइक्स ये साल में शायद से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आई थिंक देयर आर ओनली अबाउट 4 और 5 मंथ्स लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो मेरे ख्याल से 2 रेट हाइक्स तो शायद मुश्किल है, पर मैं मानता हूं कि शायद से सितंबर में या दिसंबर में 1 रेट हाइक डेफिनेटली हो सकता है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग द मार्केट्स नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर। आप पिछले 4-5 दिन देखोगे तो एफआईआई फ्लोज थोड़े टेपिड हो गए हैं, और इसका कारण यह है कि जो रिस्क ऑन मनी आ रहा था इंडिया के अंदर, आई थिंक वो थोड़ा स्लो हो चुका है। जहां तक इंडियन मार्केट्स का सवाल है, मेरे ख्याल से काफी हद तक एक अनसर्टेनिटी बना हुआ था आरबीआई गवर्नर के बारे में। आई थिंक दैट इज नाउ पुट टू रेस्ट और एक कंटिन्यूटी आ गया है। तो मेरे ख्याल से यहां से आई वुड बिलीव दैट मार्केट शुड प्योरली बी ड्रिवन बाय एक तो फ्लोज जो यूएस पे डिपेंड होगा, और दूसरा अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स पे। आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट और उर्जित पटेल की कमान संभालने से आपको क्या लग रहा है, स्ट्रॉन्गर रहेंगे? क्योंकि एफआईआईज ने अप्रिशिएट किया है जो इन्फ्लेशन को टारगेट किया है आरबीआई ने पिछले कुछ महीनों में, शायद उर्जित पटेल का भी यही फोकस रहेगा और साथ ही बैलेंस शीट से या फिर बैंक्स के क्लीन अप की प्रोसेस को वो जारी रखेंगे, वो ड्राइव करेगा फंड फ्लो को? नहीं, मेरे ख्याल से ग्लोबल फंड फ्लोज उस हद तक आरबीआई गवर्नर से ड्राइव नहीं होंगे। जहां तक डेट फ्लोज का सवाल है, डेफिनेटली यस, आई थिंक डेट फ्लोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि रुपी किस तरह से मैनेज किया जाता है। और हम जानते हैं कि जब तक राजन साहब गवर्नर थे, डेफिनेटली रुपी को एक कैलिब्रेटेड डेप्रिसिएशन मैनेज किया था, जिसके कारण आई थिंक डेट फ्लोज आर एक्सट्रीमली गुड। आई थिंक लॉट विल डिपेंड ऑन मिस्टर उर्जित पटेल किस तरह से डॉलर रुपी को मैनेज करते हैं, और खास करके मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 3 महीने में लगभग $20 बिलियन का आउटफ्लो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक रुपी डॉलर किस तरह से हैंडल किया जाता है, दैट विल डिटरमाइन एज फार एज डेट फ्लोज आर कंसर्न। आई थिंक इक्विटी फ्लोज का सवाल है, मेरे ख्याल से इट लार्जली डिपेंड ऑन यूएस मार्केट्स में क्या होता है, क्योंकि यदि यूएस फेड रेट दरें बढ़ाती है, 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाती है, तो मैं मानता हूं कि अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स वी वुड गेट टू सी नेगेटिव फ्लोज एज फार एज एफआईआईज आर कंसर्न। हरी, तो अब तक जो हमने इतना बिल्टअप इंटरेस्ट सेंसिटिव्स में देखा था, ऑफ कोर्स एक बड़ा वजह शायद वो पे कमीशन के पैसे आएंगे इस महीने के अंत तक या फिर अगले हफ्ते से आप ये कह सकते हैं, वो ड्राइवर रहा था। लेकिन अब सिग्नल्स तो यही मिल रहे हैं कि इन्फ्लेशन हायर रहेगा, तो रेट कट की संभावना काफी कम हो गई है, एटलीस्ट कमिंग पॉलिसी, अक्टूबर वाली पॉलिसी में। ऐसी स्थिति में क्या ड्राइव करेगा इंटरेस्ट, ये रेट सेंसिटिव्स को पोजीशन रखें नहीं रखें, कैसी अप्रोच हो? जहां तक रेट सेंसिटिव्स का सवाल है, खास करके ऑटो, रियल एस्टेट और बैंक्स, मेरे ख्याल से किसी को यहां से रेट कट्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट 2016 में तो नहीं करनी चाहिए। और इसका कारण यह है कि पहले बात तो जैसे आपने कहा, इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% के ऊपर है, और जो गवर्नमेंट ने 4% का टारगेट लगाया था, उसमें 2% का अपसाइड लीवे दिया था, और 6.07 इज अबव दैट लीवे ऑल्सो। तो एट दिस इन्फ्लेशन मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद कर सकते हैं रेट कट्स की। दूसरी बात, यदि फेड ने सितंबर में रेट हाइक किया, तो आई डोंट थिंक आरबीआई वुड टेक रिस्क ऑफ कटिंग रेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरा मानना है कि शायद से 2016 में वैसे भी रेट कट्स इंडिया में नहीं होंगे। तो आई थिंक एनी रेट सेंसिटिव स्टॉक यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट देयर वोंट बी रेट कट्स टिल दिसंबर, और उसके बेसिस पे आपको पोजीशन लेना चाहिए। इसके अलावा सर, इस समय आप बताइए कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे दिख रहे हैं नतीजे आने के बाद, जहां आपको लगता है कि और तेजी की गुंजाइश है? देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आई वुड बिलीव दैट स्पेसिफिक स्टॉक्स पे आपको, एटलीस्ट लार्ज कैप्स आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, आपको मिड कैप्स पे स्टॉक्स पे जो फोकस करना पड़ेगा। जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, मैं मानता हूं कि लो बीटा स्टॉक्स जो डिफेंसिव है, आई थिंक एफएमसीजी मेरे ख्याल से टू मी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। मैं बैंक्स पे उतना पॉजिटिव नहीं हूं, और दूसरा सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स आई थिंक आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो आज यदि आप मुझे खरीदारी करने के लिए कहेंगे, तो मैं पहली बात तो कहूंगा शॉर्ट टर्म के लिए आप मिड कैप्स खरीदिए, और लॉन्ग टर्म के लिए खास करके एफएमसीजी और
फार्मा भी फोकस कीजिए. आई थिंक बैंक्स टू मी इज वन सेक्टर आई वुड क्लियरली स्टे आउट ऑफ. लेकिन एक सेक्टर जिसे लोग दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी, और जिस तरह का न्यूज फ्लो देखने को मिला है. हरी, अभी आउट ऑफ द वुड्स येट कि आगे काफी पेन बाकी है? नहीं, मेरे ख्याल से मैं मानता हूं कि आईटी सेक्टर में काफी हद तक पेन बाकी है. डोमेस्टिक पेन भी रहेगा और ग्लोबल पेन भी रहेगा. और जिस तरह हमने देखा कि इन्फोसिस की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुई थी, मेरे ख्याल से काफी हद तक ये जो कंपनीज के गाइडेंस है, आई थिंक गाइडेंस में प्रॉब्लम हो सकती है. और गाइडेंस यदि रिवाइज हुआ डाउनवर्ड्स तो आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा. तो आई थिंक आईटी में शायद यहां से और कम से कम 8 to 10% डाउनसाइड हो सकता है. तो आई वुड बी वेरी कॉशियस ऑन एनी fresh buying in IT at this point of time. ओके, और सर मेटल पे आपकी क्या राय है? क्योंकि हमने देखा है मेटल इंडेक्स में सबसे पहले 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ. आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए या आपको लगता है बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है, अब छोड़ देना चाहिए इस सेक्टर को, नया निवेश नहीं करना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इसके दो सेगमेंट्स है, एक तो मेटल्स है और दूसरा मिनरल्स है. मैं मेटल सेक्टर पे उतना पॉजिटिव नहीं हूं. आप हिंडाल्को लीजिए, टाटा स्टील लीजिए, जेएसडब्ल्यू लीजिए. आई थिंक ये जो मेटल कंपनीज है यहाँ पे कभी भी ग्लोबली ओवर सप्लाई काफी है. और जब तक आई थिंक चाइना का ओवर सप्लाई आता रहेगा, आई वुड बिलीव दैट मेटल स्टॉक्स यहाँ से फर्दर अपसाइड्स मुझे मुश्किल लग रहा है. जहां तक मिनरल स्टॉक्स का सवाल है, जैसे एनएमडीसी है, वेदांता है, मेरे ख्याल से दिस इज वेयर द रियल एक्शन लाइन्स, बिकॉज इनके डिविडेंड यील्ड्स अच्छे हैं. आई थिंक इनका डिमांड बढ़ रहा है. चाइना इज अगेन बिगिनिंग टू शो साइंस ऑफ पिकिंग अप. तो मेरा फोकस रहेगा मिनरल स्टॉक्स पे. आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन द मेटल स्टॉक्स. हरी, आज एफएमसीजी में कुछ तेजी के साइंस दिख रहे हैं. एचयूएल इनफैक्ट लीड कर रहा है. आईटीसी ने काफी स्ट्रांग शुरुआत दिखाई थी. ज्योति लैब्स, जुबिलिएंट फूड, ये सारे एक्टिव हो रहे हैं काउंटर्स. क्या करंट लेवल्स पर इन एफएमसीजी कंपनियों में आप तेजी करना पसंद करेंगे? क्या फायदे का सौदा रहेगा ये? नहीं हर्षिता, मैं जैसे आपसे कुछ देर पहले कह रहा था कि आई थिंक मेरे ख्याल से विद इन द इंडियन लार्ज कैप स्पेस मुझे लगता है कि डिफेंसिव्स एंड लो बीटास लाइक एफएमसीजी विल बी अ वेरी गुड बेट. और खास करके क्योंकि अभी ओरोप का पे आउट आएगा, 7 सीपीसी का पे आउट आएगा, आई थिंक एक डिमांड काफी तरह से बढ़ने वाला है. और मानसून अच्छा रहा है और आई थिंक रूरल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है. तो ये सबका जॉइंट इम्पैक्ट मेरे ख्याल से एफएमसीजी स्टॉक्स पे दिखेगा. तो आई थिंक हिंदुस्तान लीवर हो या आईटीसी हो या छोटे कंपनी में जैसे डाबर हो या मरिको हो, मेरे ख्याल से सारे कंपनीज में मुझे एक बहुत अच्छा अगला 2-3 साल बनता हुआ दिख रहा है. अगले 2-3 साल के लिए निवेश करना है तो एफएमसीजी में डाबर, मैरिको मिड कैप्स में, एचयूएल, आईटीसी लार्ज कैप्स में आपकी नजर जरूर होनी चाहिए. हरिहर साहब, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए. बाजार में देखिए थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है ऊपरी तरफ से, लेकिन कोई घबराने की बात ऐसी नजर आ नहीं रही है. अभी भी अच्छी बढ़त छोटे मझौले शेयरों में देखने को मिल रही है. इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. ब्रेक के बाद प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, तो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी. सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार. नमस्कार.